बच्चों, जैसा कि बेटा हम ज्योग्राफी का तीसरा लेसन स्टार्ट कर चुके थे, अफवाह। तो मैंने एक टॉपिक आपको बता भी दिया था। मैंने बताया था आपसे कि अफवाह क्या होता है। बेटा अफवाह होता है जब नदी किसी क्षेत्र में यानी अपनी दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कोई भी नदी है जैसे धाराओं के रूप में, नालों के रूप में या किसी भी यानी दिशा में जब बहती है तो उसको हम अपवाह कहते हैं। जैसे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा, यहाँ पर नदी तंत्र क्यों कहा गया है और यहाँ पर नदी तंत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि नदी होती है एक, और जब एक बड़ी नदी की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं और सहायक नदियों की भी कुछ उप नदी होती हैं, उनको नदी तंत्र कहा जाता है। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है यानी बहता है, यानी एक नदी तंत्र द्वारा एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ और उप नदियों द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट आपसे बता दिया था कि किसी भी कारण से, जैसे बीच में पर्वत, ये आपसे चित्र भी दिखाया था कि बीच में पर्वत होने के कारण या रुकावट होने के कारण कई बार नदी का जो जल है वो दो भागों में यानी अलग अलग बट जाता है। उस बटने की क्रिया को ही हम जल विभाजक कहते हैं। फिर हमारा ये भी हो गया था कि सबसे बड़ी जो उपद्रोणी है मिस्र नदी की नील नदी है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी नदियां हैं, नदियों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और पार्द्वीप की नदियां। तो हिमालय की नदियों का मैंने वर्णन कर दिया था जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। अब जो टॉपिक है हमारा आज का, जो मेन टॉपिक है बेटा, वो है हमारा अपवाह प्रतिरूप। आप इन चित्रों को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप जैसे मैंने बताया है आपका, आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे इसको मैं पहले अपवाह को ही बता देती हूँ आपसे। भूपृष्ठ की रचना, चट्टानों के स्वरूप। भूपृष्ठ की रचना का अर्थ है जो भूमि का हमारा, आप याद रखें, जो भी आपको याद रहे आप आसानी से याद करें उसको, कि भूपृष्ठ की रचना यानी जैसे हमारी पृथ्वी है और उसकी रचना हुई है, यानी कोई भाग ऊपर उठा हुआ है, कोई नीचे धंसा हुआ है, उसे कहते हैं हम भूपृष्ठ की रचना। ऐसे ही चट्टानों का स्वरूप है, जैसे कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं। भूमि के ढलान आदि के अनुसार मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियां मिलकर जल प्रवाह की एक रूपरेखा तैयार करती हैं। यानी मैंने वही बात आ गई कि जो मुख्य नदियां हैं, उपनदियां मिलकर यानी एक दिशा में बहती हैं या कभी वो बट जाती हैं या बीच में कुछ आने के कारण दिशा बदल लेती हैं, तो उन दिशाओं से अपवाह यानी अनेक स्वरूप बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी हमारी बह रही है, कई जैसे आपका एक एक का वर्णन करना कि जैसे जब नदी बहती है तो बहने के कारण कई अड़चने सामने आ जाती हैं। सामने आने के कारण वो अनेक स्वरूप यानी अनेक आकृतियां बना लेती हैं अपनी। उन आकृतियों को मुख्य रूप से इसमें अपवाह तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप ये पहला है द्रुमाकृति का अपवाह, दूसरा है हमारा जालीनुमा, तीसरा आयताकार है और ये 4th अरीय है। तो यानी जब नदी किसी निश्चित धारा में यानी बहती है, बहने के कारण वो अनेक आकृतियां बना लेती है। उन आकृतियों को ही अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मान लो ये क्या है हमारा द्रुमाकृति का अपवाह। तो इस द्रुमाकृति का अपवाह कैसे बनता है, यानी जब द्रुमाकृति का प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूसतल की ढाल के अनुसार बहती हैं। मान लीजिए ये हमारा भूसतल है और भूसतल के अनुसार यानी ये नदी हमारी बह रही है। जैसे आप देखते हैं, हमेशा याद रखिए ये हैं इनकी सहायक नदियां, यानी इस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ढाल के अनुसार बह रही हैं, लेकिन सहायक नदियां और सहायक नदियों की भी उपनदियां बन जाती हैं। इसको हम वृक्षीय नाम से भी जानते हैं कि जो क्या नाम है, ये जो मुख्य धारा के अनुसार बहती हैं तो एक वृक्ष जैसी दिखाई देती हैं ये, इसलिए इसको वृक्षीय भी कहते हैं।
तो ये हो गई हमारी दुर्मा कृतिका। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। फिर नेक्स्ट है, जब सहायक नदियां मुख्य नदी के समकोण पर मिलती हैं, तो जैसे देखो आप, ये समांतर जालीनुमा में जो नदी है वो बिल्कुल समांतर बहती है, लेकिन जो सहायक नदियां हैं वो बीच में से जैसे रुकावट आने के कारण बीच में से बहने लगती हैं, अपना रास्ता बीच में से बना लेती हैं, लेकिन वो मिलती एक जगह पर ही आकर। तो इससे जैसे ये जब बह रही हैं, बहने के कारण जो रूप बनता है वह जाली जैसा बनता है, इसलिए इसको जालीनुमा कहा जाता है। फिर हमारा है आयताकार। आयताकार जो है हमारा, आयताकार अपवाह प्रतिरूप तब बनता है शैलीय भूभाग पर विकसित होता है, यानी शैल के भूभाग पर जो शैल होती है, जैसे हमारी आगन्य है, अवसादी है या कायत्रिंथ है, यानी उस पर ये भी इस जैसा ही होता है, यानी जैसे इसकी सहायक नदियां हैं लेकिन वो मिलती एक स्थान पर ही हैं, ये आयताकार रूप में है। इसके बाद है हमारा अर्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसा होता है बेटा, जब भी मतलब पृथ्वी का कोई भी भूभाग यानी ऊपर उठा हुआ है, यानी बीच में से ऊपर उठा हुआ है, और बीच में से ऊपर उठने के कारण जो नदियां का प्रवाह है वो एकदम से तीव्र होता है। तीव्र होने के कारण वो चारों ओर दिशाओं में बहने लगती है, जैसा कि दिखाया गया है। चारों दिशाओं में बहने के कारण ये एक पहिए की तरह, यानी जैसे साइकिल का पहिया होता है उसकी तरह एक चक्कर सा बन जाता है, क्योंकि चारों दिशाओं में जब नदी का जल प्रवाह होता है तो वह है एक पहिए की तरह बन जाता है, इसलिए इसको अर्य, यानी जैसे अर्य, इसलिए इसको अर्य कहा जाता है। साइकिल के पहिए के तारों के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको अर्य अपवाह कहा जाता है। नेक्स्ट अब हमारा है हिमालय की नदियां। जैसे आपसे बताया था, हिमालय से जो मुख्य नदियां हमारी 3 निकलती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इस लेसन में हम तीनों का जो वर्णन है वो बिल्कुल विस्तार से करेंगे। जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं ये बहुत लंबी हैं और इन नदियों की अनेक सहायक नदियां हैं जो इनमें आकर मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को ही नदी तंत्र कहा गया है, जैसे कि मैंने आपसे ऊपर बता दिया है। तो अब जैसे कि इसमें सबसे पहले हम सिंधु नदी का पढ़ेंगे। आपने याद रखना है कि सिंधु नदी यानी जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है, यानी जहां से सिंधु नदी का निकलना होता है, वो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। यानी मानसरोवर जो झील है उसमें से सिंधु नदी का उद्गम होता है और यह तिब्बत के निकट है। आप मैप में ऐसा देख सकते हैं। तो ये पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। आप मैप में भी देख सकते हैं, जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा लद्दाख है और ये हमारा तिब्बत है, ये हमारा यानी मानसरोवर झील हुआ। तो जो उद्गम है वो तो इसका मानसरोवर झील है तिब्बत के पास, और जम्मू कश्मीर में से ये बहती हुई यानी लद्दाख में ये प्रवेश करती है, जैसे कि सिंधु नदी यहाँ पर है। इस भाग में यह एक बहुत सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज किसे कहा गया है, मैंने जैसे आपसे चित्र में भी दिखाया था। गार्ज क्या होता है, आप गार्ज देखिए कि जब नदी किसी झील से पर्वत से निकलती है तो निकलते समय जो नदी की धारा होती है वह बहुत तेज होती है, और इतनी तेज होती है कि जो वह पर्वतों के बीच में से निकलती है तो अपर्दन होता रहता है और दरारें आ जाती हैं। दरारें आने के कारण बीच से रास्ता बन जाता है, जिसे हम गार्ज कहते हैं। तो यही है कि जब ये नदी यानी इस भाग में यानी जब लद्दाख में प्रवेश करती है तो इस भाग में यह एक बहुत सुंदर गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, यानी इसकी कहाँ पर, लद्दाख में। जैसे इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, जास्कर है, नुब्रा है, सियोक है, हुजा है, जो इस नदी में यानी जो हमारी कौन सी नदी है, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। और सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है। जैसे यहाँ से जब बहती हुई, जैसे आपने पता है पाकिस्तान के पास ही हमारा बलूचिस्तान है, गिलगित है, यानी यहाँ से जब ये बहती है तो देखो ये हमारी सिंधु नदी आ गई यहाँ से बहती हुई। ये हमारा जो मैंने बताया है आपसे बलूचिस्तान और गिलगित है। सिंधु नदी की यहाँ पर नदियां हैं ये सहायक जो इसमें बहती आ रही हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है। ये नदियां यानी इसकी सहायक नदियां हैं और ये फिर ये यहाँ पर आ जाती है। सिंधु नदी यानी मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोस के पास सिंधु नदी में मिल जाती है।
इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में, यानी यहाँ पर यह नदी आकर यहाँ से अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान की जो ढाल है वो बहुत धीमी है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में शेष पाकिस्तान में है और जो लंबाई हमारी सिंधु नदी की 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी विश्व की यानी सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, ये पढ़ेंगे हम कल।